Hello guys, welcome back in Study 4. Dear student, in today's session we are going to discuss our very important content of solutions, that is concentration term and its interconvergence. Hope it is clear. Dear बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स कंसंट्रेशन टर्म्स और कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इन टर्म्स की अगर या इन कंसंट्रेशंस की अगर अपन बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स पर्टिकुलरली सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल की एग्जामिनेशंस हो, है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी वेरी सीरियसली के साथ बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ आप इन टॉपिक को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि अपन किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस को उसके कंसंट्रेशन टर्म के हेल्प से एक्सप्रेस कर पाते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है, कितने सारे न्यूमेरिकल्स अपने को करने हैं। ये तमाम चीज़ें अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ टर्म्स के साथ ही अपन उसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट करते हुए चलेंगे। तो होप इट इज़ क्लियर। तो बात करना था बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म और इट्स इंटरकन्वर्जन, कंसंट्रेशन टर्म एंड इट्स इंटरकन्वर्जन, होप इट इज़ क्लियर। सबसे पहले अपन डिफाइन कर लें कि ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। इंटरकन्वर्जन वाला जो पार्ट है ये अपन बाद में देखेंगे। एक्चुअल में जब तक अपने को कंसंट्रेशन टर्म समझ में नहीं आता है फिर अपन उसकी इंटरकन्वर्जन्स नहीं कर पाएंगे, है ना। तो होप आप सबसे पहले बच्चों कंसंट्रेशन टर्म को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इंटरकन्वर्जन्स की बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है और किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन टर्म किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, मतलब क्यों कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन की गई है किसी सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ समझेंगे। सबसे पहली चीज़ उसकी डेफिनेशन अपन लगा लेते हैं। एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स किसे अपन बोलते हैं या फिर क्या इसकी नीड है, तो सिंपल डेफिनेशंस में अपन समझ लें कंसंट्रेशन टर्म को कि अ क्वालिटेटिव, सिंपल मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, qualitatively and quantitatively, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पर qualitatively and quantitatively analysis of a solution is known as its concentration, होप इट इज क्लियर बच्चों। सिंपल डेफिनेशन मैंने लगाया है, सीधा तौर पर समझना है, साफ शब्दों में समझना है कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म यार होता क्या है। कुछ नहीं, सिंपली अगर किसी भी सॉल्यूशंस को अपर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली अगर एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पर अगर हम किसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी सॉल्यूट की कितने ग्राम अवेलेबल है उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का क्या अमाउंट है ना, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिवली बेस्ड हुई। और क्वालिटेटिवली मतलब नंबर ऑफ कितने मोल्स किसी सॉल्यूट का, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो कंप्लीट डीएनए जो सॉल्यूशन की है वो सिंपली अपन इस टर्म में सीखने वाले हैं। तो सीधा डेफिनेशंस लगाना है बच्चों और सीधे एक लाइन में बोलना है कि कंसंट्रेशन का मतलब नथिंग एल्स, सिंपली अगर मैं किसी सॉल्यूशंस को उनके क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स इट, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन of a solution. Quantitatively and qualitatively analysis of a solution is known as its concentration. Hope it is clear. Suppose किसी बच्चे ने इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाओगे या नहीं कर पाओगे तो सिंपल एक डेफिनेशंस और भी मैं लगा देता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म को आप सिंपली एक्सप्लेन कर देना, सीधा तौर पर बोल देना कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in the known amount
known amount of in the known amount of solvent or in solution is known as its concentration. Hope it is clear guys. concentration सिंपल वे में मैंने सिंपली लिखा है मैंने कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशंस में किसी सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व की गई है या डिजॉल्व करना है ना, सॉरी, डिजॉल्व की गई है या डिजॉल्व करना है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वही क्या है, हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। सिंपली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट के कितने अमाउंट को डिजॉल्व की गई है या अपन डिजॉल्व कर रहे हैं या डिजॉल्व करना है ना, वही चीजें क्या है, मतलब हम क्या देख रहे हैं वहां पर, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। उसी को अपन सिंपली क्या बोलते हैं कि यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन स्टडी कर रहे हैं, राइट, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। कंसंट्रेशन टर्म कुछ नहीं है बच्चों, सिंपली किसी सॉल्यूशंस में कितनी सॉल्यूट को डिजॉल्व की गई है, दैट्स इट, दैट इज द कंसंट्रेशंस, है ना। होप इट इज क्लियर। आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सॉल्यूशन टर्म्स कितने हैं। जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 11th में गाइस पढ़ा है कि सॉल्यूशन टर्म, देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन टर्म, देयर आर लॉट ऑफ वेज, मेनी वेज by which we can express the concentration of a solution। बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। एज यूजुअली आपने स्टैंडर्ड 11th में भी पढ़ रखा है और यहाँ पर भी अपन करने हैं, राइट। तो घबराना नहीं है। जैसे कि हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं नाम ले लूँ, जैसे कि परसेंटेज है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, जैसे कि मोलारिटी है, जैसे कि मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, जैसे कि मोल फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि पीपीएम है, जैसे कि पीपीबी, वॉट एवर दैट इज द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारे सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को बच्चों मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। कंसंट्रेशन टर्म, जो भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसे मैं दो बेसिक पार्ट में डिफाइन कर दे रहा हूं। बात को समझना, यहां पर मैं सारे कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, टू कैटेगरीज में डिफाइन कर दे रहा हूं। एक मैं कर दे रहा हूं ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड है। बात को समझना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम रिलेटेड। ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम से रिलेशन रखता है, जिसकी रिलेशन वॉल्यूम से है, राइट। और ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो मास रिलेटेड है। क्या है सर, मास रिलेटेड है। होप इट इज क्लियर। मतलब कंसंट्रेशन टर्म जितने भी XYZ हैं, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने दो बेसिक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम रिलेटेड हो, मतलब जिसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेशन है, और ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिसका कहीं ना कहीं मास से रिलेशन है। बेसिकली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड हो और जो मास रिलेटेड हो। सर आपने ऐसा क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि एक हमारा फिजिकल फैक्टर है टेम्परेचर, एक हमारा फिजिकल फैक्टर है टेम्परेचर। इन टेम्परेचर्स का हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स पर इफेक्ट्स हैं। अगर मैं टेम्परेचर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसकी रिजल्ट्स वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर ऑफ टेम्परेचर फिजिकल फैक्टर की वजह से मैंने इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को दो बेसिक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट वन दैट इज ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिसकी रिलेशन वॉल्यूम से हो, और दूसरी जिसकी रिलेशन मास से हो। अब समझना आप यहां पर बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर को, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, टेम्परेचर्स को यदि मैं बढ़ाऊं, तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? वॉल्यूम डिक्रीज करना शुरू करेगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या करेगी? इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही इवेपोरेट करेगी तो उसकी जो वॉल्यूम है कंसिस्टेंटली क्या होती रहेगी? डिक्रीज करती रहेगी। मतलब कि सर एक ऐसी टेम्परेचर, एक ऐसी फिजिकल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं किसी कंसंट्रेशन की जो वॉल्यूम है उसको अफेक्ट करती है। दैट मीन्स
होप गाइस, तो आपने समझ लिया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म को दो बेसिक कैटेगरी में डिफाइन किया है। एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिसकी वॉल्यूम से रिलेशन है, एक ऐसी जिसकी मास से रिलेशन है ना। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ड्यू टू द टेम्परेचर्स फैक्टर, ड्यू टू द टेम्परेचर्स, है ना, क्योंकि टेम्परेचर हमारी फिजिकल फैक्टर है जिस पर किसी कंसंट्रेशन टर्म की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। लेकिन जो मास से रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है उनकी वेरिएशंस अपने को दिखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर वो टेम्परेचर में चेंज भी करता हूं तो वो कंप्लीट रूप से एज इट इज रहेगा। होप इट इज क्लियर। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि उस पर टेम्परेचर की कोई इफेक्ट्स दिखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं बच्चों, बारीकी से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हमारा मास रिलेटेड है और कौन से वॉल्यूम रिलेटेड है, और कंप्लीट एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहला जो देखते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में, वो है हमारा मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज, जिसे अपन W/W% भी कॉल कर सकते हैं, है ना, जिसे अपन W/W% भी बोलते हैं। या तो सिंपली मास परसेंटेज बोल लो, या W/W% बोल लो, या फिर अपन मास बाय मास परसेंटेज भी, या वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। डिटेल्स में अपन आगे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ दिख रहा है कि अपन मास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मास इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इस पर टेम्परेचर्स की किसी भी तरीके की इफेक्ट्स दिखने को अपने को नहीं मिलेगी। दूसरा जो हमारा टर्म्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलैलिटी। What is guys? This is molality, small m। मोलैलिटी भी हमारी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके ऊपर टेम्परेचर्स की कोई इफेक्ट्स दिखने को नहीं मिलेगा अपने को। दैट मीन्स मोलैलिटी भी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है और इस पर टेम्परेचर्स की कोई इफेक्ट्स आने वाली नहीं है। थर्ड वन जो है हमारा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे अपन काई से इंडिकेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन भी हमारा मास रिलेटेड टर्म है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है और इस पर भी टेम्परेचर्स की कोई इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है उसे अपन पकड़ लेते हैं ppm, बोले तो पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन भी हमारा एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पर मिलियन पार्ट्स ऑफ मास में कितने सॉल्यूट के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। दैट मीन्स ppm की भी रिलेशन किससे है? मास से है, और ये भी टेम्परेचर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन जो है हमारा, वो भी अपन पकड़ लेते हैं ppm या ppb, पार्ट पर बिलियन, और ये भी कंसंट्रेशन टर्म कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है। तो ये जितने सारे कंसंट्रेशन हमने लिखा है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल दीज कंसंट्रेशन टर्म्स आर बेसिकली मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म एंड इट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर्स। ये टेम्परेचर से कंप्लीटली क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, मीन्स कि इस पर किसी भी टाइप की टेम्परेचर्स की इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो है हमारा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, जो क्या है? कंप्लीटली मास डिपेंडेंट है, मतलब जो मास पर निर्भर कर रही है, सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है। टेम्परेचर चेंज होगी तो ये भी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जिसमें सबसे पहला अपन हम यूज कर लें मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको अपन W/V% भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? W/V परसेंटेज, या सिंपली बोल लो, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज, या सिंपली बोल लो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, या फिर सीधा बोल लो W/V परसेंटेज। दैट मीन्स कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वॉल्यूम वाला फैक्टर अपना इन्वॉल्व है। अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो दैट मीन्स कि ये टोटली क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होती है तो इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन अगर बात कर ले तो वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोल रहे हैं अपन? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जिसे अपन V/V% के भी नाम से जानते हैं, नो डाउट। V/V परसेंटेज, या फिर सिंपली बोल ले वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, डिटेल्स में अपन देखने वाले हैं, है ना। इनकी भी रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है? हमारा टेम्परेचर से है, वॉल्यूम से है, और इसमें टेम्परेचर चेंज होने पर इसकी वॉल्यूम जो होंगी वो क्या होंगे? चेंज हो सकती है या चेंज होगी। थर्ड वन जो है हमारा, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज मोलैरिटी। दैट इज मोलैरिटी। क्या बात कर रहा हूं मैं? मोलैरिटी। दिस इज नॉट मोलैलिटी, मोलैरिटी, RI, मोलैरिटी। दिस इज मोलैलिटी एंड दिस इज मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल M, है ना। और इस मोलैरिटी पर भी क्या है? हमारे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स का अफेक्ट्स है। मतलब ये टेम्परेचर्स
डिपेंडेंट फैक्टर है, अगर टेम्परेचर चेंज होगी तो इसकी वॉल्यूम चेंज होगी और रिजल्टेंटली जो मोलरिटी है वो भी बदल सकती है। फोर्थ वन अगर अपन बात करूं तो स्ट्रेंथ की, किसकी? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ भी हमारा एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन वॉल्यूम से है, और वॉल्यूम से अगर रिलेशन है तो वो क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ओवरऑल चेंज हो सकती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो इसमें हम नॉर्मेलिटी को भी रख रहे हैं। नॉर्मेलिटी, दिस इज नॉर्मेलिटी, दैट इज कैपिटल N। नॉर्मेलिटी भी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी रिलेशन वॉल्यूम से है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मींस टेम्परेचर चेंज होगी और इसकी वैल्यू भी नॉर्मेलिटी की वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं दैट इज फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या है अपना? फॉर्मेलिटी दैट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल F, है ना। अब फॉर्मेलिटी भी हमारा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगी तो इसकी फॉर्मेलिटी भी एट ऑल चेंज हो सकती है। तो बच्चों ये थे हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म जिसे हमने दो बेसिक कैटेगरी में डिफाइन किया। फर्स्ट वन दैट इज द वॉल्यूम रिलेटेड, अनदर वन दैट इज द मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म होंगे उस पर किसी भी उसमें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज होती है तो वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन जो मास रिलेटेड हमारा कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज टोटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। होप इट इज क्लियर। अपन आज बात कर लेंगे आज के सेशन में जितना पॉसिबल होगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप इन सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। होप इट इज क्लियर। ओके गाइस, तो सबसे पहला मैंने कंसंट्रेशन टर्म यहां पर लिया है बच्चों परसेंटेज। क्या लिया है मैंने? परसेंटेज। देखो सिंपल, वेरी सिंपल है परसेंटेज। जब भी अपन किसी भी थिंग्स को, किसी भी व्हाटएवर, किसी भी चीज को अगर पर 100 पार्ट पर कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने लिए क्या होता है? परसेंटेज होता है। मतलब किसी भी चीज में, जैसे कि आपने देखे हो कि 100 में आपकी मार्क्स कितनी आ रही है, दैट मीन्स आप ये समझते हो कि मुझे इतनी परसेंट आया है, इतना परसेंट आया। तो परसेंटेज टर्म्स वेरी सिंपल, आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज अगर कुछ भी है दैट मीन्स उसकी कैलकुलेशन पर 100 सिस्टम पर होने वाली है, पर 100 पार्ट पर होने वाला है। चलो अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि परसेंटेज को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंसेस, और सीधा बोल लो कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में मतलब 100 में कितनी सॉल्यूट की अमाउंट अवेलेबल है या प्रेजेंट है, इसी को अपन सिंपली क्या बोल लेंगे कि सर ये परसेंटेज है। होप इट इज क्लियर। परसेंटेज अपन बच्चों यहां पर 3 कैटेगरीज के देखेंगे, 3 तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, है ना। एक ऐसी परसेंटेज, एक यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि परसेंटेज अपन यहां पर 3 कैटेगरीज के डिफाइन करेंगे, 3 तरीके से अपन परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे परसेंटेज जो हो मास बाई मास परसेंटेज, क्या बोल रहा हूं मैं? मास बाई मास परसेंटेज। इसी को अपन किसी बुक्स में W वेट बाई वेट परसेंटेज के भी नाम से देख सकते हो आप। कहीं पर किसी नोट्स में, किसी बुक्स में कहीं पर वेट बाई वेट परसेंटेज भी गिवन है। तो सिंपली एक ही चीज है कि या तो मास परसेंटेज आप बोल लो, या फिर वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोल लो, या फिर सिंपली इसे W बाई W परसेंट भी बोल लो। मतलब देखो मैंने यहाँ W और W इसलिए लिया है, मास परसेंटेज इसलिए लिया है कि मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें कोई कंपोनेंट सॉल्यूट कंपोनेंट है और सॉल्वेंट कंपोनेंट है। अगर दोनों ही ग्राम में अगर है ना, डिफाइन करते हैं अपन, दोनों ही अगर ग्राम में है ना, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है ना, तो वो चीज हमारे लिए क्या होंगे? वेट बाई वेट परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज होंगे। मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मल तरीका है, 3 तरीके से अपन करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा मास बाई मास परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। दूसरा जो होगा हमारा दैट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? सर दैट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। इसको अपन हम W बाई V परसेंट से भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बोले, हम सिंपली हम W बाई V परसेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर W बाई V परसेंट भी लगाता है तो हम सिंपली समझेंगे कि दैट इज द मास
बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना। W बाई W परसेंट अगर मैं बोलता हूं दैट इज द मास बाय मास परसेंटेज है, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज है। नेक्स्ट वन जो है हमारा दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल लेते हैं, या फिर हम इसको और भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से दैट इज V बाई V परसेंटेज। इस तरीके से बच्चों हमने परसेंटेज को 3 बेसिक कैटेगरी में रखा है। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें वेट बाय वेट परसेंटेज अपन कैलकुलेट करेंगे, या मास बाय मास परसेंटेज। दूसरी कैटेगरी में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर V बाय V परसेंटेज बोलेंगे। होप इट इज क्लियर। अब सबसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये कैटेगराइजेशंस का क्या मतलब है। देखो मैं यहां 3 तरीके की बीकर ले रहा हूं, है ना, और इन 3 तरीके के बीकर में सभी के केस में अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने? परसेंटेज कैलकुलेट करने। बीकर 1, दिस इज बीकर 2 एंड दिस इज बीकर 3, ठीक है। और ये तीनों बीकर के अंदर या तीनों कंटेनर के अंदर अपन A को सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहा हूं? A को सॉल्वेंट और B को सॉल्यूट कंसीडर कर रहा हूं। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं कि A को मैं सॉल्वेंट कंसीडर कर रहा हूं और B को सॉल्यूट कंसीडर कर रहा हूं। पहले मैं बीकर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस बीकर 1 में जो A कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट है, ये भी अपने को ग्राम में गिवन है, और जो कंपोनेंट B है और B कंपोनेंट भी यदि ग्राम में है, तो इस केस में जो परसेंटेज निकलेंगे वो परसेंटेज हमारा कौन सा होगा? बोलो सर। वो हमारे लिए वेट बाय वेट परसेंटेज होंगे, दैट इज W बाय W परसेंटेज। मतलब इस केस में जो अपन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी W बाय W परसेंटेज। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट ग्राम में है, मतलब दोनों ही कंपोनेंट मास में गिवन है ना। दोनों कंपोनेंट का वेट अपने को पता है, A इन ग्राम, B ऑल्सो इन ग्राम। होप इट इज क्लियर। अब ठीक उसी तरीके से आपने दूसरी एग्जांपल्स, दूसरे कंटेनर को मैं ले रहा हूं। इस कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट A है बच्चों, वो हमारा लिक्विड स्टेट में है ना, लिक्विड स्टेट में है, या फिर अपन हम बोले तो ये चीज अपने को ml में गिवन है। इस कंटेनर B के अंदर, कंटेनर ये फर्स्ट कंटेनर थी, ये सेकेंड कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट A है उसकी वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, मीन्स कि वो एक लिक्विड होगी, है ना, और वो ml में गिवन है। और जो B कंपोनेंट है वो कोई सॉलिड है ना, और वो ग्राम में अपने को गिवन है। तो बात समझना, यहाँ पर दूसरे कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट A सॉल्वेंट है वो मिलीलीटर में है। क्या है? मिलीलीटर में है। हो सकता है लीटर में भी हो सकता है क्यूबिक सेंटीमीटर में हो सकता है क्यूबिक डेसीमीटर में। मतलब ए जो है वो वॉल्यूम में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास नहीं गिवन है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है। मतलब इससे ये पता चल रही है कि जो ए कंपोनेंट दूसरी कंटेनर के अंदर जो है वो एक्चुअली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, और जो बी कंपोनेंट है वो सॉलिड स्टेट में है और उसका हमें मास गिवन है ग्राम में। होप इट इज क्लियर। और इस केस में जो परसेंटेज अपन निकालेंगे वो परसेंटेज अपने लिए क्या होगा बच्चों, है ना, ग्राम दैट इज द मास और दिस इज द वॉल्यूम दैट इज द W बाई V परसेंटेज। होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तीसरा जो कंटेनर है अपने पास, जो मैंने तीसरी कंटेनर ली है, सेम थिंग, सेम क्राइटेरिया यहां पर भी है। ए जो कंपोनेंट है बच्चों, यहां पर ये मिलीलीटर में है, या सपोज कर लीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर में है, या लीटर में है, या क्यूबिक डेसीमीटर में है। कहने का मतलब कि ए कंपोनेंट तीसरे कंटेनर के अंदर लिक्विड में है, मतलब उसकी वॉल्यूम गिवन है अपने को, और इसके अंदर जो बी कंपोनेंट अवेलेबल है वो बी कंपोनेंट एक्चुअल में वो भी लिक्विड स्टेट में है और उसकी भी वॉल्यूम गिवन है, मतलब वो भी आई थिंक ml में ही गिवन है ना। मतलब जो तीसरा कंटेनर है अपना इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कंपोनेंट ए भी लिक्विड है जिसकी वॉल्यूम गिवन है ना, और वॉल्यूम कुछ में हो सकता है, मैंने यहाँ पर मिलीलीटर लिया है, हो सकता है ये मिलीलीटर में हो सकता है ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हो,
है ना, हो सकता है क्यूबिक सेंटीमीटर में हो सकता है क्यूबिक डेसीमीटर में हो सकता है वो लीटर में हो, है ना, तो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। यानी ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रही है कि मतलब वो जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी वॉल्यूम गिवन है अपने को, है ना। तो बच्चों इस केस में जब अपन परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज जो अपना आएगा दैट इज द V/V परसेंटेज। होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों चीजें। मास बाय मास परसेंटेज अपन किस केस में निकालेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में हो, ग्राम में हो। हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब निकालेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमारा क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, यानी उसकी वॉल्यूम गिवन हो, और जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड स्टेट में हो, उसका ग्राम में गिवन हो, है ना। या फिर जरूरी नहीं है कि सॉलिड या लिक्विड ही, मतलब ए को डिसाइड कर दिया मैंने कि वो वॉल्यूम में है, ml में है, और बी ग्राम में है, तो वहां पर जो परसेंटेज आएगी दैट इज द मास बाय वॉल्यूम। और तीसरा जो आएगा जिसमें मैंने दोनों चीज वॉल्यूम में ही लिया है, कंपोनेंट ए को ही वॉल्यूम में दिखाया है और बी को भी वॉल्यूम में ही दिखाया, तो वहां पर जो परसेंटेज आएगा दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, या फिर V/V परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट लो और मैं इसी में मेंशन कर दूं कि आपको कैलकुलेट कैसे करनी है। होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों देखो, अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में। अब मैं यहां बात कर रहा हूं इस सॉल्यूशन के अंदर भी दो कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर भी टू कंपोनेंट्स हैं और इसके अंदर भी टू कंपोनेंट्स हैं। होप इट इज क्लियर। अब मैं अगर बात करूं कि मास इस सॉल्यूशन के अंदर क्या निकालने हैं, कौन सी परसेंटेज निकलेगी, W/W परसेंटेज। अगर मैं बात करूं कि A का मास परसेंटेज क्या है या B का मास परसेंटेज क्या है, तो उसके लिए आप कैसे यूज करोगे, उसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे। सिंपली यहां देखना है कि मास परसेंटेज ऑफ A, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट A, यानी वेट ऑफ कंपोनेंट A इन द गिवन सॉल्यूशंस अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशंस मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन WA प्लस WB। बात को समझना बच्चों, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मैं A और B दोनों के वेट को आपस में इंक्लूड कर दूंगा तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि सॉल्यूशंस का टोटल वेट कितना है। एक्चुअल में ये टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशंस है, WA प्लस WB दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशंस की वेट को फाइंड आउट करने के लिए अपने को सिंपली क्या करनी होगी, कंपोनेंट सॉल्यूट और कंपोनेंट सॉल्वेंट के वेट को इंक्लूड कर देंगे, सॉल्यूशंस का वेट आ जाएगा, है ना। तो वेट ऑफ कंपोनेंट A, यदि A का परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज निकालना हो, तो A की वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस के टोटल वेट इनटू सिंपली दैट इज 100। क्या निकल जाएगा अपने को बच्चों, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट A का मास परसेंटेज जो होंगे वो निकल के आपका बाहर आएगा। होप इट इज क्लियर। ठीक, उसी तरीके से इसी में मैं आपको मेंशन कर दूं, अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट B की क्या होगी, कंपोनेंट B की मास परसेंटेज क्या होगी, तो अपने को न्यूमरेटर के जगह पर क्या लेना होगा, कंपोनेंट B लेने होंगे, और फिर टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशंस में तो A और B आने ही आने हैं और मल्टीप्लाई आपको 100 से करनी ही है। होप इट इज क्लियर। आपने फर्स्ट वाला कंडीशन समझ लिया कि किस तरीके से अपने को वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली बोल लें मास परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं अपन दूसरे कंटेनर के पास, जहां पर अपने को परसेंटेज किस टर्म में निकालने हैं, W/V परसेंटेज के टर्म में निकालने हैं। किस टर्म में निकालने बच्चों, यहां पर हम अपन को परसेंटेज निकालना है W/V के केस में। यहां पर जो परसेंटेज है दैट इज W/V परसेंटेज। चलिए सबसे पहले कंपोनेंट A का परसेंटेज निकालते हैं, है ना, और यहां के परसेंटेज W/V परसेंटेज मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A मीन्स कि कंपोनेंट A का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या आएंगे, है ना। बात समझ रहे हो, या मैं B कंसीडर कर लो क्योंकि B ग्राम में है इसमें, है ना, B, है ना। तो क्या हमने सिंपली लगाना है यहां पर WB मीन्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B। कंपोनेंट B का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, या सिंपली अगर पूछ दूं मैं कि W/V परसेंटेज ऑफ B, है ना, दोनों सेम चीज है।
तो W/V मतलब W/B है ना, WB मतलब कि B का जो मास है वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर मास कैलकुलेट नहीं करना है कि हमने सिंपली यहाँ पर मास, जैसे कि हमने पहले में देखा था, है ना, हमने क्या लिखा था फर्स्ट वाले में W/W% के केस में मैंने सॉल्यूशंस का टोटल मास यहाँ डाला था, लेकिन बच्चों यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस लिखने होंगे, मतलब सॉल्यूशंस की कितनी वॉल्यूम है, और सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100। होप इट इज क्लियर। आप ये भी समझ लिए होंगे कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपने को सॉल्यूट का W/V परसेंटेज कैसे निकालना है या फिर वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालना है, तो सिंपली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल्स टू WB, मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में B कंपोनेंट की मास डिवाइडेड बाय इस सॉल्यूशंस की टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, या सिंपली ऐसे भी दिया जा सकता है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B, है ना, कंपोनेंट B का, तो सिंपली यहां पर भी वही चीज WB/V सॉल्यूशन इंटू 100 निकल के बाहर आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से अपने को दूसरे कंटेनर का इस तरीके से अपन आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं अपन तीसरे कंटेनर में, है ना। अब यहां पर बात करें अपन तीसरे कंटेनर के केस में, तो तीसरे कंटेनर के केस में अपन जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज किस टर्म में आएंगे, V/V परसेंटेज के केस में, है ना, यानी V/V परसेंटेज के टर्म में आएंगे। वो इसलिए क्योंकि A भी वॉल्यूम है और B भी वॉल्यूम में है ना। तो किसी भी कंपोनेंट को उठा लो आप, है ना, कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट किसी को भी मान लीजिए कंपोनेंट B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। दूसरा अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की क्या वॉल्यूम है, और आपको बता दिया कि सॉल्यूशंस की वॉल्यूम कैसे आएगी, दोनों के वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे आपस में, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशंस की वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। होप इट इज क्लियर कि जब भी आपको B कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो या फिर सिंपली V/V परसेंटेज निकालना हो, तो उस कंपोनेंट की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस की टोटल वॉल्यूम इनटू 100, या फिर V/V परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A का V/V परसेंटेज क्या आएगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशंस, है ना, इनटू 100, दैट इज द कंपोनेंट A की वॉल्यूम परसेंटेज और दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B। ये कंपोनेंट B के वॉल्यूम परसेंटेज हुए और कंपोनेंट A के वॉल्यूम परसेंटेज हुए। होप इट इज क्लियर। आप समझ लिए होंगे कि यहाँ पर परसेंटेज के केस में अपने को आसानी से W/W परसेंट दे, V/V परसेंटेज दे या W/V परसेंटेज दे, आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन पर्टिकुलर फॉर्मूले का आपको बाय सीक्वेंस यूज करने हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो अपने को यहाँ पर समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपने को यहाँ पर समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा ये है कि मान लो परसेंटेज, ये चीज परसेंटेज के ही केस में होंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको देता है 10% कुछ भी ले लो आप, 10% HCl, 10% HCl सॉल्यूशन, 10% HCl सॉल्यूशन, है ना, बाय मास। बात को समझना यहां पर क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट केस में मैं लिखता हूं कि 10% HCl सॉल्यूशन बाय मास, 10% ऑफ HCl सॉल्यूशन बाय मास। इसका मतलब सिंपल यहां पर हो जाएगा कि 10 ग्राम ऑफ HCl का 10 ग्राम अमाउंट, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं या सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकता है ना, चाहे एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर लूं, तो 10 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सिंपली, है ना। या जिस किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐसा दिया जाए कि 10% HCl एक्वस सॉल्यूशंस या 10% ऑफ HCl व्हाटएवर सॉल्यूशंस, तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के 100 ग्राम में HCl की जो अमाउंट होगी दैट विल बी 10 ग्राम। मान लो दूसरे तरीके से अगर ऐसा दे दिया है, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है कि 10% HCl सॉल्यूशन बाय मास, या फिर इसी को अगर मैं कहूं तो 10%
HCl aqueous solutions weight by weight, W by W, बात को समझना, W by W या बाय मास या बाय वेट, है ना, कुछ भी। तो इसका भी सेम मीनिंग हो गया कि 10 ग्राम HCl का 100 ग्राम वाटर के अंदर अवेलेबल होना। ठीक है, दूसरा कंडीशंस आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। दूसरा जैसे कि 10% aqueous solution of HCl by mass, HCl mass by volume, बात को समझना है। यहां पर मैंने यहां पर क्या दिया कि 10% aqueous solution of HCl या 10% solution of HCl mass by volume। इसका मतलब जो HCl है वो मास, वो ग्राम में होंगे, और जो सॉल्वेंट होंगे उसके पर्टिकुलरली वो किस में होंगे, वॉल्यूम में होंगे। मतलब कि 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml। अब यहां पर चेंज हो जाएगी 100 ml, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व है बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है। मतलब 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस या फिर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, व्हाटएवर, है ना। तीसरा हमने, अगर मैं कहूं कि अगर तीसरा अपने को इस तरीके से दे दे कि 10% aqueous solution of HCl by volume या फिर V by V परसेंटेज या V by V, है ना। मतलब कि HCl का 10% एक्वस सॉल्यूशन किस कैटेगरी में है, कैसे परसेंटेज में, V by V परसेंटेज के टर्म में है या फिर सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में है। तो इसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि 10 ml, अब यहां ध्यान से समझना कि वॉल्यूम परसेंटेज सिंपली लिखा है या V by V परसेंटेज सिंपली दे दिया है। मतलब 10 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। तीनों तरीके से आप आसानी से समझ लें। अगर किसी भी, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं अगर कहूं कि A का X परसेंट ऑफ A बाय W परसेंटेज या X परसेंट ऑफ B बाय W by V परसेंटेज, या मैं कह दूं कि X परसेंटेज ऑफ C बाय V by V परसेंटेज। तो सिंपल मीनिंग सभी का आ जाएगा। मतलब W by W मतलब क्या है, X ग्राम ऑफ A प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के 100 ग्राम में। अगर मैं दूसरी की बात करूं कि X परसेंटेज ऑफ B बाई W बाई V, मतलब कि X ग्राम ऑफ B प्रेजेंट इन कितना 100 ml, यहां पर दूसरा क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वॉल्यूम में है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और तीसरा जो अपना है X परसेंट ऑफ C बाई V परसेंटेज, मतलब कि X ml ऑफ C, है ना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। तीनों चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना, कि किस तरीके से इसका पर्टिकुलर क्या मीनिंग, क्योंकि अपने को थ्रू आउट द न्यूमेरिकल ये चीज मिलने वाली है। वहां पर गिवन रहेगा जी इतना परसेंट इस पर्टिकुलर सबस्टेंस का, है ना, वहां पर गिवन है। तो आपने कुछ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व रहेगा, वो फाइंड आउट कीजिए। जब भी यहाँ पर इतना परसेंटेज बाई दिस रहेगा तो उसका क्या मीनिंग लगाना है, इतना परसेंटेज बाई दिस रहेगा तो उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग लगाना है, इतना परसेंट बाई दिस रहेगा, है ना, तो उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग लगाएंगे अपन। होप इट इज क्लियर। अब है लास्ट में एक बच्चों जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा। एक देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सपोज मैं कह दूं कि X परसेंट ऑफ A
x% ऑफ ए, और वहां पर ना तो वहां पर बाई W परसेंट है, ना बाई W/V परसेंट है, और ना ही बाई V/V परसेंट है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे कि एक्चुअल में यहां पर क्या है। सिंपली लिखा है कि x% ऑफ ए, x% ऑफ ए। तो जब भी इस तरीके की चीज हो और इन तीनों में से कोई भी मेंशन नहीं हो, तो वो बाय डिफॉल्ट किसके लिए जाता है? बाय डिफॉल्ट वो W/W के लिए आता है। किसके लिए प्रेफर होती है? बाय डिफॉल्ट वो W/W परसेंट होते हैं। बात को समझना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो वेरी वेल एंड गुड, आप आसानी से समझ जाओगे कि भाई इस तरीके से चलना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपली वहां है कि x% ऑफ ए, x% ऑफ XYZ व्हाटएवर, है ना, और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सिंपली आपको बाय डिफॉल्ट वहां क्या समझना है कि यहां पर क्या है? वेट बाय वेट परसेंट है। मतलब कि x ग्राम ऑफ ए, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। उसका बेसिक मीनिंग यही अपने को लगाना है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। यहां पर इस तरीके से अपन परसेंटेज को क्लियर कर लिया, है ना। चलिए मैं एक बारी और फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हुई थी, ताकि मैं रिपीट करके फिर से बना रहा हूं, तो ऐसे थोड़ा सा रिदम हट जाती है ना। चलिए मैं आगे बात करूं। न्यूमेरिकल अपन बाद में देख लेंगे बेटा। एक लेक्चर्स के अंदर 1 से 2 कंसंट्रेशन टर्म, और उसी के जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, एन अवस्थी के, है ना, और ओपी टंडन के, व्हाटएवर जो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं उस लेवल के, चाहे वो नीट लेवल के हों, चाहे वो एडवांस या मेंस लेवल के हों, वो सारे आपको करवा देंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। जब कंसंट्रेशन टर्म अपन कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, फिर उसके बाद फाइनली एक बार अपन कंसंट्रेशन टर्म फिर से करेंगे, जहां पर हम इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। मतलब कुछ टर्म गिवन है उसके हेल्प से, मतलब कुछ डिफरेंट, कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले ये बेसिक लेवल की चीज अपन सीख लेते हैं। तो परसेंटेज हमने क्लियर कर लिया, परसेंटेज देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो अपन यहां सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, दैट इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है? दैट इज स्ट्रेंथ। बात को समझना, स्ट्रेंथ देखो, समझ देखने से ही पता चल रहा है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज की स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, है ना, स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ की जब भी अपन बात करूं कि स्ट्रेंथ एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है, उसको डिफाइन कैसे करनी है, तो सिंपली लगाना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिमिलरली, उसी टाइप की, है ना, बल्कि कुछ इससे अलग है, परसेंटेज से अलग है। स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ है, लेकिन डेफिनेशन कुछ हद तक मिलती जुलती आपको दिखाई देगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंसेस या कंपोनेंट इन ग्राम। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, है ना, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंसेस या सॉल्यूट कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। पर लीटर, LTR लिख रहा हूं बच्चों, समझ जाना इस बात को। पर लीटर या पर 1 लीटर। पर लीटर का मतलब क्या मेरा कि 1 लीटर, पर लीटर का मतलब हमारा 1 लीटर, है ना, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस या सॉल्यूट कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर, है ना, या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। उसी को अपन क्या सिंपली बोल लेंगे, दैट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और कुछ नहीं, सिंपली अपन समझना है कि किसी भी सॉल्यूशंस के पर लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने ग्राम अमाउंट अवेलेबल है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशंस की वो क्या होंगे बच्चों? स्ट्रेंथ होंगे। होप इट इज क्लियर। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाऊं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, अगर किसी भी सॉल्यूशंस की अपने को स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो सिंपली आप क्या देख रहे हो, सॉल्यूट सब्सटेंसेस इन ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किस में होनी चाहिए बच्चों? सर दैट इज इन ग्राम। किस में होनी चाहिए? इट मस्ट शुड बी इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वट एवर दैट इज सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों वॉल्यूम जो होने चाहिए सॉल्यूशंस की, वो कितनी होनी चाहिए? लीटर होनी चाहिए, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर। जब भी आपको किसी भी सॉल्यूशंस की निकालनी हो,
है ना। स्ट्रेंथ तो सीधा देखना है कि सॉलिड की कितनी वेट है, कितना अमाउंट अवेलेबल है ग्राम में, और सॉल्यूशंस की वॉल्यूम कितना है। होप इट इज क्लियर। अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं एक ऐसी सॉल्यूशंस ले लेता हूं, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक कंपोनेंट सॉल्वेंट लिया है ना, और सॉल्वेंट कितना है हमारा, मैं सपोज कर लेता हूं कि 250 ml मैंने लिया है। वॉल्यूम कितना लिया है मैंने, ए कंपोनेंट, ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और इसका कितना अमाउंट मैंने लिया है, 250 ml लिया है, और इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया है बी कंपोनेंट को जो हमारा सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का मैंने कितना अमाउंट ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर 25 ml ले लेता हूं, या फिर सपोज कर लो कि 10 ग्राम ले लेता हूं, 10 ग्राम ले लेता हूं, है ना। बी कंपोनेंट जो सॉल्यूट है उसका मैंने 10 ग्राम ले लिया। अब इसके हेल्प से अपने को यहां पर क्या है, सॉल्यूशंस मिला हुआ है, और ये सॉल्यूशंस ए और बी कंपोनेंट के हैं, मतलब ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशंस है ना। अगर मैं कहूं कि इस बाइनरी सॉल्यूशंस जो कंपोनेंट ए और बी के मदद से बनी हुई है, इन सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यहां पर वॉल्यूम क्या है सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशंस की वॉल्यूम क्या आएगी, सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो होगा एग्जैक्टली सॉल्यूशंस की वही वॉल्यूम आएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, 250 ml, ये वॉल्यूम गिवन है, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, मतलब WB कितना गिवन है सर, 10 ग्राम गिवन है। होप इट इज क्लियर। अब चलिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है ना, यानी WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, V सॉल्यूशन, है ना, दैट इज क्या होंगे, स्ट्रेंथ होंगे। अगर मैं इन चीजों की वैल्यू पुटअप करूं, सभी के वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए इसमें, 10 ग्राम दैट इज 10 ग्राम। अब मैं अगर बात करूं यहां पर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में, लेकिन गिवन अपने को किस में, मिलीलीटर में। चेंज करना है किस में सर, इसको चेंज करना है लीटर में, डिवाइडेड बाय, सिंपली डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर को अगर अपन लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, 0 कैंसिल, 25 4 जा, दैट इज, है ना, मतलब कितना आ गया 1/4 LTR, है ना। तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1/4 LTR। होप इट इज क्लियर। ये कितना है, इतना लीटर है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, सिंपली यहां पर ही देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, 10 × 4, है ना, सिंपली 10 × 4, और ये आ जाएंगे ग्राम पर लीटर, मीन्स की वैल्यू एग्जैक्टली निकल के कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 40 ग्राम पर लीटर। होप इट इज क्लियर। देख लिया मैंने, आसानी से निकाल लिया स्ट्रेंथ। तो सिंपली ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ दैट मीन्स वेरी सिंपल चीज, कि किसी भी सॉल्यूशंस के पर लीटर वॉल्यूम में किसी भी सॉल्यूट का कितना ग्राम अमाउंट अवेलेबल है, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। लेकिन याद रहना चाहिए वॉल्यूम लीटर में रहना चाहिए, वहां पर कुछ भी मेंशन रहेगा, मिलीलीटर रहेगा, व्हाटएवर कुछ भी आपको घुमाने के लिए दिया जा सकता है। चलिए अब इसके बाद मैं थोड़ी सी एक चीज और बता दूं आपको, जो थ्रू आउट द सॉल्यूशंस अपने को बात करनी है। देखो बेटा, यहां पर अपन किसी भी तरीके की डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। मिलीलीटर को, मिलीलीटर अगर है ना, तो उसको अपन क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अगर 1 ml की बात करूं कि 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन देम ओवरऑल। चाहे 1 ml लिख लीजिए, चाहे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लीजिए, या फिर अगर 1 लीटर लिखते हो आप, है ना, तो 1 लीटर को आप सिंपली यहां पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी लिख सकते हो। होप इट इज क्लियर। तो इन दोनों चीज में आप कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इन चीजों को, कि अगर कहीं पर मिलीलीटर की जगह क्यूबिक सेंटीमीटर लगी हुई है तो हम कंफ्यूज कर जाएं कि भाई मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हुआ। दैट मीन्स वेरी सिंपल, अगर ये 10 ml है दैट मीन्स 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, अगर हमारा 1 लीटर है दैट मीन्स 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन ये थ्रू आउट द चैप्टर्स बात करेंगे। अभी तक हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लिए हैं, पहला परसेंटेज और दूसरा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, एक और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा सा बात कर लूँ यहाँ पर, कि जब भी आपको स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग यूनिट पूछा जाए कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्ट्रेंथ, अगर मैं स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं कि यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी,
है ना। किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशंस का या ऑफ एनी सॉल्यूशंस। तो देखो यहां पर क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मान लो B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए बच्चों, तो लीटर में होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमारा यूनिट क्या आएगा, और ये किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से हमारा जो यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस, मींस ग्राम पर लीटर। मान लो मैंने अभी यहां पर बताया लीटर इज इक्वल टू क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है। अगर यहां पर ऑप्शन में हमारा दे दिया कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, ग्राम पर लीटर, है ना, ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, या फिर ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। बात को समझना यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, है ना, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, है ना, और नोटा, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ किसको सेलेक्ट करोगे। ध्यान से देखना, ग्राम पर लीटर ये तो अपना यूनिट है ही, लेकिन नो डॉट लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू द क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहां पर ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है ना, लेकिन ग्राम पर मिलीलीटर नहीं होंगे, है ना, और नन ऑफ द एबव ये तो गलत है ही, है ना। मतलब यहां पर ये भी ऑप्शन करेक्ट है और ये भी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब मोर देन वन अल्टरनेटिव टाइप का ये क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि लीटर इज क्वाइट इक्वल टू द क्यूबिक डेसीमीटर। तो अपन इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं कि ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये भी अपना स्ट्रेंथ का क्या होगा, प्रॉपर यूनिट्स होंगे। होप इट इज क्लियर। तो आपने देख लिया ओवरऑल कि स्ट्रेंथ अपन किसे कहते हैं, परसेंटेज कैसे किसे कहते हैं, परसेंटेज को कितने तरीके से कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व रहते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल में क्या दिखाई देंगे, स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, है ना, और फिर अगला नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होगा उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।